प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपना इस यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर अकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस लाइव क्लास में आप सभी का फिर से मेरे से सरनिया आज फिर हम आपको जो है ना 15 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे जो कि आपके सोशल साइंस का है। यानी आपका मेरे से सरनिया इकोनॉमिक्स से, आपका हिस्ट्री से, सिविक्स से और जियोग्राफी से और आपका जो है ना डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कहें तो आपदा प्रबंधन से मेरे से सरनिया क्वेश्चंस लेकर आए हुए। और ये मेरे सेशन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चंस मेरे सेशन आपके एग्जाम में हुबहू पूछे जाएंगे। तो ये आज का जो क्लास होगा मेरे सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आप लोग क्लास को मेरे सेशन शुरू से लेके अंतिम तक जो है ना जरूर देखिएगा, ताकि आपको मेरे सेशन इसमें जितना भी आपको क्वेश्चन बताने वाले मेरे सेशन वो पूरे परफेक्ट तरीके से आप समझ पाए। और मेरे सेशन आप इसे अपने कॉपी पर जो है ना नोट कीजिए। जैसे मेरे सेशन इससे पहले ऑलरेडी जो आपका जो है ना क्लास चला है उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो वाला सेक्शन में आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए मेरे सेशन है, इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत बेहतरीन ढंग से करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप लोग फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, अपने सभी टेलीग्राम चैनल पर, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे सेशन शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके सभी दोस्त मेरे सेशन इस बेहतरीन सेशन में जुड़कर अपनी बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए मेरे शेयर, हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि 15 हम जो है ना वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में मेरे सेशन पूछे जाने की बहुत ही अधिक संभावना है। और मेरे सेशन इस बात की तो गारंटी, इसमें से बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो हूबहू आपके एग्जाम में आइबे करेगा, छपेगा, हूबहू क्वेश्चन रहेगा मेरे सेशन। आपका मैथमेटिक्स में तो अंक चेंज होता है, लेकिन ये आपके सोशल साइंस में, साइंस में, आपकी हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में और आपके नॉन हिंदी में क्वेश्चन नहीं चेंज होता। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वो सही आपका आएगा, समझा जी, उसमें कुछ बदलाव नहीं होता है। लेकिन मेरे मैथमेटिक्स में आपका वैल्यू चेंज होता है, तो उसके लिए आप मेरे सेशन बिल्कुल भी ना डरिएगा, उसके लिए हम है तो फिर आपको क्या काम है। तो आइए मेरे शेर, हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं और यहाँ पे हम आपको बताएंगे मेरे सेशन क्या जी, वीवीआई सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए मेरे शेर, आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बाबू, समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं। इसको ऑलरेडी आपको जियोग्राफी में मैंने मेरे सेशन पढ़ा चुका है और मेरे सेशन आप लोग जो है ना देखे भी है और पढ़े भी है। लेकिन मेरे शेर, इसको आपको जो है ना याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, इसको समझे ना। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे मेरे से, पर्वतीय क्षेत्र में भू संरक्षण हेतु, पर्वतीय क्षेत्र जो पर्वतीय इलाका होता है ना, जो पर्वतीय जो क्षेत्र होता है ना, वहां पे जो है ना भू संरक्षण हेतु जो है ना वृत्तिकार जुताई कर, क्या मेरे सेशन ने वृत्तिकार जो है ना जुताई करके, मेरे सेशन ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये क्या है जी, यहाँ पर जो है आप ही देख रहे हैं खेत में क्या होता है जी कि वृत्तिकार जुताई किया जाता है। क्या किया जाता है मेरे सेशन, वृत्तिकार जुताई। तो वही मेरे सेशन आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि पर्वतीय क्षेत्र में भू संरक्षण हेतु जो है ना वृत्तिकार जुताई कर जो है ना कृषि कार्य करना जो है ना समोची कृषि कहलाता है। यानी पर्वतीय इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्र में भू संरक्षण हेतु वृत्तिकार जो जुताई करके जो कृषि कार्य किया जाता है वो मेरे से क्या कहलाता है जी, समोची कृषि कहलाता है। इससे जो है ना खेतों में क्या होता है जी, पानी जो है ना रुकता है। क्या होता है जी, आप वृत्तिकार जुताई किया जाता है ना, तो खेत में जो है ना पानी का जो है ना टिकाव होता है, पानी जो है ना रुकता है, जिससे जो है मिट्टी का कटाव क्या होता है जी, कम हो जाता है। यानी अब पानी अगर ये आप वृत्तिकार जुताई कर दीजिएगा तो पानी जो है ना इस आपका वृत्तिकार जुताई करने में खेत वाले में से जो है ना नीचे की तरफ नहीं जाएगा, और जब नीचे की तरफ ना जाएगा तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा, सिंपल बात है। तो मेरे से याद रखिएगा कि पर्वतीय क्षेत्र में भू संरक्षण हेतु वृत्तिकार जुताई कर जो है ना, वृत्तिकार जो है ना जुताई करके कृषि कार्य करना समोची कृषि कहलाता है। इससे क्या होता है जी, खेतों में पानी रुकता है, जिससे मिट्टी का कटाव क्या होता है जी, कम हो जाता है। और सिंपल बात है मेरे सेशन, ये मेरे सेशन हम आपको बता दे कि ये जो सीरीज चल रहा है मेरे सेशन, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। और मेरे सेशन सीरीज आपका जो है ना चलते रहेगा, बहुत लंबा समय तक चलेगा और इसको केवल आप कंप्लीट कीजिए ना, मजा आ जाएगा। मेरे सेशन जाएगा ना एग्जाम में देने क्वेश्चन, तो मिलेगा ना आपको क्वेश्चन पेपर, कहिएगा सर क्या गजब के मेरे सेशन यहाँ पर जो है ना हम लोग पढ़े हैं। और आपको तो लगभग करेगा कि सर जी गजब के पढ़ाए भी थे। तो मेरे शेयर ने आप लोग क्लास को अगर शेयर नहीं किए तो एक बार शेयर कर दीजिए मेरे शेयर, अगर लाइक नहीं किए तो एक बार फटाफट मेरे शेयर जो है ना लाइक भी कर दीजिए मेरे शेयर, तब में मजा आएगा मेरे सेशन आगे, क्योंकि मेरे सेशन ये सब बेहतरीन सेशन है। बेहतरीन सेशन के लिए मेरे सेशन लाइक और मेरे सेशन शेयर तो करना ही पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, और वो आपसे पूछा गया है, फसल चक्र जो है ना मृदा संरक्षण में जो है ना किस प्रकार सहायक है। फसल चक्र जो था आपको एक सर, फसल चक्र क्या होता है, तो किसी भूमि पर फसलों को अदल बदल के लगाना क्या कहलाता है जी, फसल चक्र कहलाता है। तो आइए मेरे शेर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा किसी भूमि पर फसलों को जो है ना अदल बदल कर जो है ना लगाना, अदल बदल कर यानी चेंज करके, यानी अदल बदल का मतलब चेंज करना है। तो किसी भूमि पर फसलों को अदल बदल के जो है ना लगाना जो है ना फसल चक्र कहलाता है। इसके अंतर्गत जो है ना दो खाद्य फसलों के बीच, यानी दो खाने वाले फसलों के बीच जो है ना, दो खाद्य फसलों के बीच जो है ना दलहन तिलहन की फसल लगाकर जो है मृदा में जो है ना
पोषणीय तत्व की क्या की जाती है, आपकी पुनःपूर्ति की जाती है। देखते हैं कि आपका खरीफ फसल लगाया जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है जून जुलाई में खरीफ फसल लगेगा, धान लगेगा। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में और क्या जी रबी फसल लगाया जाता है। तो क्या किया जाता है कि खेतों में जो है ना, आप जो है ना, खेतों में क्या होता है कि अगर आप फसल को अदल बदल कर लगा रहे हैं, वही क्या कराएगा जी, आपका फसल चक्र कराएगा। और इसमें दो खाद फसलों के बीच जो है ना मेरे सजनिया, क्या किया जाता है कि दलहन तिलहन की फसल लगाकर जो है ना, क्या कहते हैं, मृदा में जो है ना पोषणीय तत्वों की जो होती है ना, क्या की जाती है, ये पूर्णपूर्ति की जाती है। तो सिंपल बात है मेरे साथ ने, इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, कब से, 2022 में। बढ़ते आगे मेरे से ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, यह आप देख लीजिए आपके एग्जाम में कितना बार पूछा जा चुका है। 2017 के सेकंड सीटिंग, 2019 के सेकंड सीटिंग और 2019 के कंपार्टमेंटल में भी पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट मेरे सेशन है, क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त है, और ये तो पूछा जाएगा मेरे सेशन में, इस बात की गारंटी मेरे सेशन, क्वेश्चन तो वही करेगा, हूबहू लड़ेगा, इस बात की गारंटी है, ध्यान रखिएगा। तो बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिए, संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना जो है ना संसाधन संरक्षण कराता है। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना मेरे सेशन क्या कहलाता है जी, संसाधन संरक्षण कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ध्यान दीजिएगा मेरे सेशन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जो है ना करना क्या है जी, आवश्यक है, यानी जरूरी है, आवश्यक है। क्योंकि कई संसाधन जो है ना आज मेरे सेशन क्या होगा जी, समाप्त की जो है ना कगार पर है, कगार पर जो है ना पहुंच चुके हैं। बहुत ऐसी चीज जो है, बहुत ऐसे संसाधन है जो कि समाप्त होने वाले, यानी समाप्त होने के कगार पर जो है ना पहुंच चुके हैं। संसाधन के निर्माण में जो है ना लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे ये पेट्रोल हो गया भाई, खनिज तेल हो गए, ये सब का निर्माण, जीवाश्म ईंधन, इस सभी का निर्माण करने में जो लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। वहीं यहाँ पर संसाधन के निर्माण में लाखों करोड़ आपका जो है वर्ष लगते हैं। संसाधन संरक्षण में जो है कई नेताओं और चिंतकों ने जो है अपना जो है विचार जो है व्यक्त किया है, जिनमें महात्मा गांधी का नाम क्या है जी मेरे से उल्लेखनीय है। महात्मा गांधी बोले थे कि हमारे पास जो है ना पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है, बोले थे, आपको बता भी किए थे। और आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा था, हमारे पास मेरे शेष पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। तो मेरे शेष ने इस बात को याद रखिएगा, और इतना सिंपल बात है, इसको एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखिएगा, एकदम आपको मेरे शेष ने ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाएगा, इसकी गारंटी है। मेरे शेष ने आप लोग क्लास को जो है ना शेयर करना किया, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किया मेरे शेष तो एक बार लाइक कर दीजिए, जमकर लाइक कीजिए मेरे शेष ने, जमकर शेयर कीजिए। और आप एक क्वेश्चन हम लास्ट में आपको पूछेंगे, उसका आप सभी को जो जवाब जो है ना लास्ट में देना है, और बाकी तो 10 को जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो लास्ट में तो टेस्ट के लिए आपसे पूछबे करते हैं, लेकिन एक और आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है जवाब दीजिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे शेर, भारत की नदियों का जो है प्रदूषण के कारण का वर्णन कीजिए। नहीं, भारत की जो नदियां है भाई वो प्रदूषित हो जाती है, क्यों है ऐसा, क्या कारण है, भारत की नदियों का प्रदूषित होने का जो है कारण क्या है, क्या रीजन है। तो मेरे शेर यह क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में 2020 में पूछा गया, 2021 के सेकंड से में पूछा गया। तो देखिएगा मेरे शेर, लिखिएगा इसका आंसर, भारत की नदियों को जो है प्रदूषण के जो है निम्नलिखित जो है कारण है या निम्न कारण है। पहला ध्यान दीजिएगा, घरेलू एवं औद्योगिक अशुद्ध जल को जो है नदियों में प्रवाहित करना। घर में जो आपका अशुद्ध जल रहता है, औद्योगिक यहाँ पे जो है जहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्री लगाया गया, वहाँ पे औद्योगिक कार्य किया जाता है, और उसमें जो खराब जल रहता है उसको कहाँ पे जी, नदी में जो है बहा कर डाल देना। ये भी क्या है जी, भारत की नदियों के प्रदूषित होने का प्रमुख कारण, पहले का कारण। दूसरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक उर्वरकों तथा जो कृषि क्षेत्र में जो रासायनिक जो उर्वरक जो खाद उपयोग हो रहा है, और आपका कीटनाशियों का जो है वर्षा जल के साथ जो है प्रवाहित हो रही जो है जल नदी में मिल जाना। यानी कृषि कार्य में जो उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है, जो खाद का इस्तेमाल किया जाता है, वो जो है वर्षा जब होता है ना जी, तो बारिश के पानी के साथ जो है वो जो है नदी में अगर बह के जाएगी तो क्या होगी, नदी जो है प्रदूषित होती है। ये भी मेरे सोचने क्या है जी, भारत की नदी का जो है प्रदूषित होने का जो है आपका दूसरा कारण है। सिंपल बात है, इतना लिखिएगा, कै नंबर मिल जाएगा मेरे स्टेशन, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा मेरे स्टेशन। बहुत ही सिंपल है मेरे स्टेशन, नंबर लाना, ये आप जितना हार्ड सोचते हैं उतना हार्ड है नहीं, बस मेरे शेर आप इंतजार कीजिए क्रेश कोर्स का, आपको पता चल जाएगा मेरे शेर। लेकिन मेरे स्टेशन इसको तो आप अभी से याद करके चलिए, इसको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, अगर छोड़ते हैं तो समझ लीजिए वहीं कि अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी खुद से मारिएगा, छोड़िएगा बिल्कुल नहीं मेरे से। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे हमेशा के लिए याद करके रखें, जब तक मेरे से एग्जाम ना दे देते हैं तब तक तो कम से कम याद करना रखना ही पड़ेगा। इसको याद नहीं रखेगा फिर दिक्कत हो जाएगा, तो याद रखिएगा जरूर। क्लास को मेरे से शेयर कर दीजिए, शेयर नहीं किए तो जमकर शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है बाबू, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। इसको आपको हिस्ट्री के पहला चैप्टर में हमने मेरे से ने पढ़ाया था, यूरोप में राष्ट्रवाद। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आपके एग्जाम में आया है, बहुत ही सिंपल, मेरे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा भाई, इसका आंसर इस तरह, वियंगना कांग्रेस की मुख्य जो है ना उपलब्धियां जो है निम्नांकित थी। आप कहिएगा सर बताइए, तो यहाँ पर लिखिएगा पहल का,
नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंश की पुनर्स्थापना का जो है ना प्रयास किया गया। यानी नेपोलियन के द्वारा जो है ना जो पराजित जो राजवंश थे मेरे स्नेहा, उसका जो ना पुनः जो है ना पुनर्स्थापना का जो है ना क्या किया गया, मतलब नेपोलियन जो है मेरे स्नेहा विधि व्यवस्था जो राजवंश को जो है ना क्या किया था मेरे स्नेहा, पराजित किया था ना, उसी को क्या किया गया जी, पुनः जो है ना स्थापित करने का जो है ना प्रयास किया गया। दूसरा कारण आप लिखिएगा यहाँ पे मेरे उपलब्धियां जो है आपको वही उपलब्धियां जो बताइएगा कि ऑस्ट्रिया के वियना नगर में, क्या मेरे स्टेशन, ऑस्ट्रिया के वियना नगर में नेपोलियन को जो है ना पराजित करने वाली जो है ना मुख्य राष्ट्रों जैसे आपका ब्रिटेन, रूस, पारसा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों का सम्मेलन जो है ना 1815 में जो है ना किया गया। इसे वियना जो है ना कांग्रेस कहा गया। आपको बता भी किए थे कि 1815 ईस्वी में क्या हुआ था जी, वियना सम्मेलन हुआ था या वियना कांग्रेस हुआ था। और सिंपल बात है मेरे स्टेशन, इतना लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और देखिए कितना आसान है मेरे शेर, आप जितना हार्ड सोचते हैं उतना होता नहीं है मेरे शेर। और जितना चीज हम आपको बता दें कि जितना कोई चीज आप किसी चीज के बारे में किसी आप काम को जो है ना सोचते हैं कि हार्ड है, तो उतना हार्ड होता नहीं है मेरे से। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने आसानी से उस काम को करते हैं, समझे ना, कोई हार्ड नहीं होता। तो मेरे सेशन ये बेहतरीन सेशन के लिए मेरे सेशन आप हमेशा सुबह में 5:45 पर हमारे साथ मेरे सेशन जुड़िए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी और बेहतर की। मेरे शेर बहुत ही जबरदस्त ये सब सेशन मिलते रहेगा। साइंस का और आपको एसएसटी का भी मिल रहा है, आगे आपको सभी सब्जेक्ट का मिलने लगेगा। ये देखिए मेरे शेर खजाना ही आया आपके सामने, इतना बार पूछा गया, इतना बार की क्या बताएं मेरे शेर, ध्यान दीजिएगा। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के जो है ना कारण क्या थे, ये क्वेश्चन 2013, 2014, 2019 के कंपार्टमेंटल और 2020 के सेकंड सीटिंग और 2022 के सेकंड सीटिंग में ऑलरेडी पूछा गया है। कहिएगा सर यहाँ 5 गो आप लिखे हैं, हम कई गो लिखेंगे एग्जाम में, आप मेरे से इसमें से 3 गो लिखिएगा, आपके एग्जाम में 2 नंबर मिलेगा। लेकिन हम आपको बताएंगे कई ठो 5 गो में से 3 गो तो याद रहेगा ना, 2 गो भूल गए तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिएगा बाबू, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के जो है ना निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था आपका जी तत्कालीन फ्रांसीसी राजा लुई फिलिप जो है ना, इसका जो शासन काल था भाई 1830 से लेकर 1848 का महत्वाकांक्षा। ये जो लुई फिलिप था ये अपने महत्व को अपने जो है अपना खुद को जो है ना क्या इंपोर्टेंस देता था, ये दूसरे के बारे में ना सोचता था, ये जो है ना इसको जो मन करता था वही करता था, ये जनता के बारे में तो थोड़ा सा भी नहीं सोचता था। ये अपने महत्वाकांक्षा अपने आप के जो है ना जो भी इसके मेरे महत्व इसके महत्वाकांक्षा जी अपने मन के सभी कामों को समझ अपने मन के जो है ना अनुसार सभी काम को करता था। इसको जो मन करेगा वो करेगा, जानता अगर आपको जो है ना असंतुष्ट भी है ना तो उसके बातों पर ध्यान देने का काम नहीं करता। कौन जी, आपका लुई फिलिप। तो लिखिएगा तत्कालीन फ्रांसीसी राजा लुई फिलिप जनाट, इसका शासनकाल जो चला था याद रखिएगा 1830 से लेकर 1848। इसका जो है ना काजी महत्वाकांक्षा, ये केवल अपने महत्व को ही समझता, दूसरे के महत्व को नहीं देता था। दूसरा कारण था भाई लुई फिलिप के प्रधानमंत्री गीजो के द्वारा पूंजीपति वर्ग का समर्थन करना। ये लुई फिलिप जो अपना प्रधानमंत्री बनाया था गीजो को, ये जो है ना गीजो ये केवल पूंजीपति वर्ग का क्या करता था, समर्थन करता था। यानी गरीब वर्ग को यानी समर्थन नहीं करता था, जो अमीर वर्ग के लोग थे ना उसी को केवल समर्थन करता था। तो याद रखिएगा दूसरा इसका कारण था लुई फिलिप के प्रधानमंत्री गीजो द्वारा पूंजीपति वर्ग का समर्थन करना। तीसरा कारण था बाबू गीजो के द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रतिक्रियावादी नीतियों से आम जनता में उत्पन्न आक्रोश। ये गीजो था केवल प्रतिक्रियावादी नीति अपनाता था, जनता के बारे में बिल्कुल सोचबे न करता था, केवल उठपटांग जो है ना नीति लाता था। और जनता के जो है ना जनता जो है ना इसे क्या होती थी, असंतोष, जनता में जो है ना मतलब असंतोष जो है ना व्यापक रूप से फैल जाती थी, जिसके कारण जो है ना जनता जो है ना घबरा कर यहाँ पर जो है ना सबका बढ़िया से तो लास्ट में तो प्लान ये करबे किया, ये भागिए गया सब्जी, तो आपको बतेबे किए थे। तो याद रखिएगा गीजो के द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रतिक्रियावादी नीतियों से जो है ना आम जनता जो थी ना जी उसमें जो है ना आक्रोश, उनमें जो है ना गुस्सा आ गया जी। नहीं आप इस सबको जो है ना उखाड़ कर फेंक ही देना, नहीं देखते हैं जी कि किसी सरकार पर जो है ना अगर जनता जो है नाराज हो जाए तो सरकार को तो गिरा ही देती है सब, समझना जी, तो ध्यान दीजिए। उसके बाद गीजो के द्वारा आर्थिक सुधार करने से जो है इनकार कर देना। ये गीजो जो था लुई फिलिप का प्रधानमंत्री, ये आर्थिक सुधार करने से इनकार कर दिया। यानी आर्थिक व्यवस्था में यानी समझ इकोनॉमी में किसी प्रकार का जो है सुधार नहीं किया, कहेगा नहीं हम कुछ सुधार नहीं करने वाले, कुछ आर्थिक व्यवस्था में सुधार नहीं करने। तो गीजो के द्वारा आर्थिक सुधार करने से इनकार कर देना। फ्रांस में निरंतर बढ़ती जा रही गरीबी और बेरोजगारी, फ्रांस में जो है लगातार जो है ना आपकी गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही थी, ये भी क्या थी मेरे 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण था। तो ये 5 में से 3 को कोई याद रखेगा आपका हो जाएगा, लेकिन ये वाला लाइन आपको लिखना पड़ेगा। चलिए मेरे शेयर क्लास को एक बार फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए, बहुत ही जबरदस्त मेरे शेयर क्वेश्चन आ रहा है और जबरदस्त क्वेश्चन है, तो मेरे शेयर जबरदस्त शेयर भी हो जाए ना। चलिए
सांप्रदायिकता क्या है? देखिए सांप्रदायिकता होता क्या है जी, इसमें जो है ना ये धर्म पर आधारित होता है सांप्रदायिकता। इसमें होता क्या है कि एक धर्म जो है ना दूसरे धर्म से क्या है जी बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। एक यहाँ पर जो है ना एक धर्म वाले व्यक्ति दूसरे धर्म से बोलते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है, तो इसमें लड़ाई होता है संप्रदाय के नाम पर, समझे ना जी। तो ये क्या होता है आपका सांप्रदायिकता ही कहलाता है। तो उसी को मेरे शास्त्र ने अच्छे से यहाँ पर डिफाइन किया गया, अच्छे बहुत अच्छा लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा गया, आप ध्यान दीजिए। अपने संप्रदाय को यानी अपने मेरे या धर्म को जो है ना अन्य सांप्रदायिक से जो है ना ऊंचा यानी अच्छा, आपका ऊंचा मतलब बड़ा, ऊंचा और विशिष्ट समझने तथा जो है ना अपने संप्रदायगत हितों की जो है ना पूर्ति राष्ट्रीय हितों की कीमत पर भी करने की जो प्रवृत्ति होती है मेरे यहाँ, वो सांप्रदायिकता कहलाती है। और याद रखिएगा सांप्रदायिकता जो है ना इसका मुख्य जो आधार होता है वो क्या होता है मेरे यहाँ, धर्म होता है। क्या होता है जी? धर्म होता है। इस बात को याद रखिएगा, यानी धर्म पर आधारित होता है। क्या मेरे से ये सांप्रदायिकता जो है मेरे से किस पर आधारित होती है? धर्म पर आधारित होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, समझना सिंपल बात है जी। अपने संप्रदाय को अन्य सांप्रदायिक से जो है ऊंचा और विशिष्ट समझने को जो है ना समझने तथा जो है ना अपने संप्रदायगत हितों की पूर्ति राष्ट्रीय हितों की कीमत पर जो है ना करने की जो प्रवृत्ति होती है मेरे यहाँ, वो सांप्रदायिकता कहलाती है। इस सांप्रदायिकता का मुख्य जो आधार होता है वो क्या होता है? धर्म होता है, यानी धर्म पर आधारित होता है मेरे यहाँ संप्रदाय। पढ़े थे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए एक से एक बाबू क्वेश्चन आएगा मेरे से, और यही आपके एग्जाम में आइए करेगा, इसकी गारंटी है मेरे से, समझे ना जी। तो एक बार मेरे शेष ने आप लोग फटाफट मेरे शेष ने क्लास को शेयर कर दीजिए एंड लाइक भी कर दीजिए मेरे शेष ने, फटाफट मेरे शेष ने दिखाइए अपना पावर मेरे शेष ने, समझे ना। चलिए ये देखिए तो अगला क्वेश्चन है बाबू, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है, या धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है ये भी पूछा जाए ना तो यही लिखिएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2017 के सेकंड सिटिंग और 2019 के सेकंड सिटिंग में आपके एग्जाम में पूछा गया था, समझे ना। तो इसका आंसर इस तरह लिखेगा बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य यानी अर्थ, तात्पर्य यह है, इसका अर्थ यह है कि किसी भी देश या राज्य का जो है ना जी कोई अपना धर्म नहीं होता है। जैसे भारत का जो है ना भाई कोई भी धर्म नहीं है, भारत देश का कोई भी धर्म नहीं है, किसी भी धर्म के आप है भाई भारत में रह सकते हैं। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो भाई, आप इंडिया में रह सकते हैं, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। तो वही ध्यान दीजिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य है कि किसी भी देश का राज्य का जो है किसी भी देश या राज्य का जो है अपना धर्म नहीं होता है। क्योंकि हमारे देश में विभिन्न संप्रदाय यानी विभिन्न धर्म के जो है ना लोग जो है ना रहते हैं, ये सभी लोग अपने अपने धर्म का जो है ना प्रचार प्रसार करने के लिए क्या जी स्वतंत्र है। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार आराम से करते हैं, स्वतंत्र है, मेरे से किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। अगर कोई हिंदू धर्म के हैं वो अपना धर्म का प्रचार आराम से करें, जहां जिस तरह मन करे उस तरह, लेकिन यहाँ पे अच्छे तरीके से कोई मुस्लिम व्यक्ति है तो अपने धर्म का प्रचार आप आसानी से कर सकते हैं, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है, समझे ना जी। हमारा भारत देश जो है ना क्या जी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और ये जो है ना प्रस्तावना में कहा गया है, ये भी पूछा जाता है कि भारत जो है ना आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये कहाँ पे कहा गया है? तो प्रस्तावना में, संविधान में नहीं किया गया, इस बात को याद रखिएगा। प्रस्तावना में कहा गया है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पे कहा गया है? प्रस्तावना में, याद रखिएगा। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य है कि किसी भी देश या राज्य का जो है ना अपना धर्म नहीं होता है, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न संप्रदाय यानी अलग अलग जो है ना धर्म के जो है ना लोग रहते हैं, ये सभी लोग अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या है जी स्वतंत्र है भाई। इंडिया यहाँ पर जो है ना स्वतंत्र है भाई, स्वतंत्र है, जिस तरह मन करे उस तरह प्रचार करे, लेकिन मेरे से यहाँ पे जो है ना अभी नहीं कि काट मार करने लगे, ऐसा नहीं। हमारा देश जो है ना क्या जी धर्मनिरपेक्ष जो है ना राज्य है मेरे शेर, याद रखिएगा, ये जो है ना प्रस्तावना में कहा गया, इस बात को याद रखिएगा, समझना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे शेर। यह सबसे मतलब समझ लीजिए कि इसमें वही सब क्वेश्चन बाबू करा रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा बार आपके एग्जाम में जो है ना पूछा गया है, और ज्यादा मेरे शेर नहीं आपका मेरे शेर 99% तक चांस है कि यही सब क्वेश्चन मेरे सिस्टम के आएंगे कि नहीं। दो प्रधानों का जिक्र करे जो भारत को जो है ना धर्मनिरपेक्ष जो है ना देश बनाता है भाई, यह क्वेश्चन 2011, 2012, 2018 के सेकंड सिटिंग में पूछा गया था। बहुत ही सिंपल बात है, इसका आंसर इस तरह आप लिखिएगा मेरे से। दो प्रधान जो भारत को जो है ना धर्मनिरपेक्ष जो है ना देश बनाते हैं वो क्या है जी? निम्नलिखित है, या निम्न है, या निम्नांकित है, लिख दीजिएगा। पहला नंबर लिखिएगा, भारतीय संविधान में किसी भी धर्म को जो है ना राजकीय धर्म का दर्जा नहीं दिया गया, यानी भारतीय संविधान में जो है ना किसी भी धर्म को जो है ना राजकीय धर्म का दर्जा नहीं दिया गया, यानी किसी भी धर्म को जो है ना राष्ट्रीय धर्म राजकीय धर्म नहीं घोषित किया गया। जो भी धर्म मानना है मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा नहीं दिया गया। दूसरा, आप भारतीय संविधान में देश के प्रत्येक नागरिकों को, प्रत्येक लोगों को जो है ना अपना धर्म मनाने, अपना जो है ना धर्म जो है ना मानने नहीं मानने तथा शांतिपूर्ण ढंग से अपने धर्म का जो है ना प्रचार करने का क्या है जी? मौलिक अधिकार दिया गया। क्या दिया गया मेरे क्षेत्र? मौलिक अधिकार दिया गया है। साथ ही धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ जो है ना कोई भी मेरे क्षेत्र भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कहाँ कहा गया जी मेरे क्षेत्र? केवल और भारत में, क्योंकि मेरे क्षेत्र भारत जो है ना क्या है जी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है,
एक मेरे से धर्मनिरपेक्ष आपका देश है। यहाँ पे किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म, राष्ट्रीय धर्म की घोषणा नहीं किया गया। तो सिंपल बात है मेरे से ये भी आपके एग्जाम में कई नंबर पूछा जाएगा, 2 नंबर में। और मेरे से आपको तो इसको लिखना पड़ेगा, मेरे से बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार अपनी हैंड राइटिंग को मेरे से जो है ना, इतना देखिए कुछ नहीं, आपको हैंड राइटिंग इंप्रूव करना है। तो आपको जो क्वेश्चन आंसर बता रहे बाबू, इसी को मेरे से 4 बार 5 बार लिखिए, आपका हैंड राइटिंग और अच्छा हो जाएगा। और आप मेरे से अगर टॉपर बनना चाहते हैं तो आप अपनी हैंड राइटिंग में थोड़ा ज्यादा करके जो है ना फोकस करें, तभी मेरे से जो है ना पॉसिबल है। क्योंकि हैंड राइटिंग भी मेरे से बहुत ही बड़ा आपके एग्जाम में जो है ना रोल निभाता है। ये मेरे से हैंड राइटिंग अच्छा रहेगा ना, थोड़ा बहुत आपका दिक्कत भी रहेगा ना, तो जो है ना अगर जो टीचर्स आपकी कॉपी चेक करेंगे तो उनको पढ़ाता है तो थोड़ा बड़ा रहता है इधर उधर तो चलता है। लेकिन अगर सही सही लिख रहे हैं, हैंड राइटिंग अगर अच्छे से टीचर नहीं पढ़ पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं पढ़ेंगे भैया तो उनको समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, आप सही भी लिख रहेगा तो गलत काट दे, समझना। तो आप मेरे से प्रयास करें कि आपका हैंड राइटिंग अच्छा हो, बेहतर से बेहतर लिखने का प्रयास करें। यह तभी संभव है जब मेरे से देखिए आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, आपको जो बताया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, इसी को मेरे स्टेशन आप याद कीजिए, इसी को लिखिए ना, कुछ ज्यादा लिख लेंगे। क्योंकि मेरे से आप एग्जाम में जाइएगा ना तो यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी को लिखना रहेगा। तो आप एक चीज समझिए, अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए आप इसी को लिख रहेगा तो ऑटोमेटिक वहां पे खूब फ्रेश लिख दीजिएगा और आपको याद भी लंबे समय तक रहेगा। देखिए अगर किसी चीज को आप याद करते हैं भूल जाते हैं तो आप उस चीज को जो है ना बार बार लिखिए, पक्का याद हो जाएगा और उसको आप भूल नहीं पाएगा दोबारा, समझे ना जी। तो चलिए मेरे शेर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक से एक बढ़कर क्वेश्चन आएगा बाबुआ, हमको आ रहा है ना कि अइबे करेगा तो अइबे करेगा, इसी में से अइबे करेगा, इस बात की याद रखिएगा। देखिए मेरे शेर क्वेश्चन नंबर 10 है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देख लिया कितना बार पूछा गया आपके एग्जाम में, 2013 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में। और कहते रहे मेरे सेशन, ये सीरीज जो है मेरे सेशन आपको जो है ना पता चलाएगा आपके एग्जाम में, जाइएगा एग्जाम में बैठिएगा ना, जब क्वेश्चन पेपर में लगेगा सर क्या दिल जो है ना गदगद हो गया। मेरे शेर बहुत ही सिंपल बात ये बने, आर्थिक क्रियाओं को व्यवस्थित करने वाले तंत्र अथवा ढांचा को जो ना क्या कहा जाता है जी, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आपको पढ़ाया है मेरे शेर ने, कितना बार पढ़ाया, कितना बार आपको मेरे शेर ने बताया है, ये आपको ऑलरेडी चैप्टर में भी मेरे शेर ने पढ़ाए थे। तो याद रखिएगा आर्थिक क्रियाओं को व्यवस्थित करने वाले तंत्र तंत्र अथवा जो है ना ढांचा को मेरे क्षेत्र में क्या कहा जाता है जी, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। यह न केवल जो है ना वस्तु एवं सेवाओं को जो है ना संपादित करती है, ये जो है आपका कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, परिवहन, संचार आदि, यह न केवल जो है ना वस्तु एवं सेवाओं को जो है ना संपादित करती है, बल्कि मेरे स्टेशन या रोजगार के भी क्या करती है जी, अवसर प्रदान करती है, ताकि वह अपनी आवश्यकताओं को क्या कर सके जी, पूर्ति कर सके। समझे नहीं मेरे स्टेशन। तो सिंपल बात है मेरे स्टेशन, ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाएगा और पूछा जाएगा, याद रखिएगा। ये मेरे शेर 2 नंबर में पूछा है, कितना नंबर पूछा गया तो आपके सामने देख लीजिए मेरे स्टेशन दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे शेर, देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है जी। अगला क्वेश्चन है सतत विकास किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन 2021 और 2022 में पूछा गया। हम आपको बताना चाहेंगे मेरे शेर, क्रैश कोर्स में बताएंगे, अभी रहने दीजिए। लेकिन हम आपको बता दें कि आप मेरे से अगर केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, केवल क्वेश्चन बैंक मेरे से केवल कवर कर लेते हैं ना, तो किसी के बाप में दम नहीं है कि वो 80% आपका नंबर आने से रोक दे। कह रहे हैं ना, याद रखना है 80% क्वेश्चन बैंक से रहेगा, इस बात को याद रखना। तो क्रैश कोर्स के मेरे से आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आपको मिल रहा है, तो पता होना चाहिए। बाकी लास्ट में आप अगर देखिए, अगर पूरा सिलेबस का आप नोट्स लेना चाहते हैं तो लास्ट में आपको बता देंगे कि किस तरह आपको नोट्स मिलेगा। बाकी अब हम ये स्टडी कीजिए। चलिए देखिए आप सतत विकास किसे कहते हैं, तो लिखिएगा आर्थिक विकास की वह पद्धति जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ, यानी अभी जो वर्तमान समय में आपकी जो आवश्यकता है उसकी जो है ना पूर्ति के साथ साथ जो है ना भविष्य का यानी फ्यूचर का भी मैनेजमेंट है क्या जी, ध्यान रखा जाता है ना, सतत विकास कहलाता है। सतत विकास के अंतर्गत आर्थिक विकास के साथ ही पर्यावरण संतुलन का भी क्या रखा जाता है जी, ध्यान रखा जाता है। सिंपल बात है, ध्यान रखिएगा आर्थिक विकास की वह प्रति जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य यानी फ्यूचर्स का भी मेरे क्षेत्र में क्या रखा जाता है जी, ध्यान रखा जाता है, सतत विकास कहलाता है। और ये आप लिख दीजिएगा, सतत विकास के अंतर्गत आर्थिक विकास के साथ ही पर्यावरण संतुलन पर भी क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है या ध्यान दिया जाता है। मेरे क्षेत्र में कई नंबर पूछा जाएगा, 2 नंबर पूछा जाएगा मेरे क्षेत्र में। फटाफट मेरे क्षेत्र में क्लास को शेयर कर दीजिए, मेरे क्षेत्र में लाइक कर दीजिए, दबा दो मेरे क्षेत्र में लाइक वाला बटन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, एक से एक मेरे से देख लो, आपके सामने देख लो कितना खजाना, मतलब कुछ ऐसे चीजें हैं जो ऐसे क्वेश्चन से मेरे से समझ लो खजाना वाला काम करेगा। और आपको तो मेरे से जो मिल रहा है ना वो समझ लो सबसे बेस्ट मिल रहा है।
12 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। मेरे शेयर क्वेश्चन 2016 के सेकंड सीटिंग, 2018 के सेकंड सीटिंग, 2021 के सेकंड सीटिंग, 2022 के फर्स्ट सीटिंग या 2022 के सेकंड सीटिंग, इतना बार आपके एग्जाम पूछा गया। देख लो बाबू आप कितना बार, तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे शेयर देखिए यहाँ पर लिखिए इसका आंसर, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार जो है ना देश के संसाधनों का जो है ना जी विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या कहलाता है जी, आर्थिक नियोजन कहलाता है। कितना सिंपल है मेरे से। आप कहिएगा सर इतना लिखेंगे तो 2 नंबर सर जी दे देंगे। मेरे से आपको पता होना चाहिए कि सेम मेरे से ना जिस नोट से आप पढ़ते हैं ना उसी नोट्स को पढ़कर मैंने सोशल साइंस में सबसे ज्यादा मार्क्स लाया है। यहाँ पे 93 नंबर, साइंस में 91, मैथ में 91, इस बात को याद, तो भूलना नहीं है कि इतना में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा मेरे से, किसी में दम नहीं कि गलत काट दे। देखिए टू द पॉइंट, जो क्वेश्चन पूछा था उसको आप एक्सप्लेन कीजिए, उसका आंसर दीजिए ना, ये नहीं कि भौनियार है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आप जो है ना डायरेक्ट उसका आप जो है ना कम शब्दों में आप सटीक आप जवाब लिखते हैं ना, मेरे शेर से ना हुआ आपका अच्छा होता है। ये नहीं कि एक पेज पूरा लिख दिया, कुछ समझ में नहीं उसका कुछ अर्थ ना निकला, समझे ना। तो देखिएगा यहाँ पे आर्थिक नियोजन क्या है, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का जो है विवेकपूर्ण उपयोग करना क्या कहलाता है जी, आर्थिक नियोजन कहलाता है मेरे शिष्य। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, आय का गरीबी के साथ जो है ना संबंध स्थापित कीजिए। बताए थे मेरे शिष्य आपको जो है ना इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर में रेगनर्स बोले थे कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, अमीरी अमीरी को जन्म देती है, तो उन्हीं का मेरे शिष्य ने आइए अब ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन 2020 के फर्स्ट रिंग 2023 के फर्स्ट रिंग पूछा गया था। लिखिएगा आय का गरीबी के साथ जो है ना संबंध स्थापित कर ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर इस तरह लिखिएगा मेरे सिर, आय का गरीबी के साथ जो है ना काफी गहरा संबंध है। क्या मेरे सिर, आय का जो है ना गरीबी के साथ जो है ना काफी गहरा संबंध है। आय के कम रहने पर मेरे सिर, आय यानी आय मतलब क्या होता है जी, अगर कोई भी हम शारीरिक काम करते हैं या मानसिक काम करते हैं उससे हम लोग को जो पैसे रुपए की प्राप्ति होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, आय बोलते हैं। तो आय के कम रहने पर जाना जी, बचत भी क्या होती है, कम रहती है। अब किसी के पास 20 रुपया रहेगा तो उसका खर्च भी तो है भाई, तो बचत भी क्या होगा, कम होगा। यानी आय के जो है ना आय के कम रहने पर जो है ना बचत भी कम होती है, इससे पूंजी में जो है ना कमी आती है। अब मान के चलिए 20 रुपया है खर्चे कर रहे तो आपका जो पूंजी रहेगा काला पूंजी उसमें कमी आएगा ना जी, तो वही जी इससे जो है ना पूंजी में जो है ना कमी आती है। और निवेश जो है ना क्या हो जाता है मेरे से कम हो जाता है। क्या होता है जी, निवेश जो है ना क्या होता है जी, कम हो जाता है। निवेश में कमी आने पर उत्पादन क्या होता है जी, घट जाता है। अगर निवेश में क्या होगा जी मेरे से कमी आएगा तो उत्पादन मेरे क्षेत्र में क्या होगा जी, घट जाता है, जिससे रोजगार जो है ना कम होता है। अब भैया यहाँ पे निवेश नहीं कीजिएगा तो मेरे क्षेत्र में उत्पादन ही नहीं होगा, और उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार में क्या होगा जी, आपकी कमी होगी, तो वही है जी जिससे रोजगार जो है ना क्या होता है जी, कम हो जाता है। रोजगार कम होने पर आय में क्या आती है मेरे क्षेत्र जो है ना कमी आती है, जिससे गरीबी जो है मेरे क्षेत्र और बढ़ जाती है। सिंपल बात है, ये मेरे क्षेत्र इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, क्या बताए मेरे क्षेत्र, केवल आप इसको मेरे क्षेत्र केवल इस सेशन को मेरे क्षेत्र जो है ना हमेशा करते चलिए, और आपको 1% भी मेरे क्षेत्र आपको दिक्कत नहीं होगा। बस मेरे से यह मौका है, और ये मेरे से कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि आपको फ्री में मिल जा रहा है यूट्यूब पर, बट मेरे से इसको पीडीएफ ऑफ नोट चाहिए, नहीं लिखना चाहते हैं, साफ पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, मेरे से जाए दुकान पर प्रिंट आउट कराए लेकर मेरे से बैठ जाए याद करने, और तो उस तरह के लिए हम लास्ट में आपको बता देंगे बहुत ही परफेक्ट तरीका से मेरे से। आइए मेरे से आगे देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, प्रति व्यक्ति आय क्या है। यह क्वेश्चन 2013, 2015, 2019 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है जी। बताए थे मेरे से प्रति व्यक्ति आय क्या होता है जी, तो यहाँ पर आपको बताइए कि थे प्रति व्यक्ति आय जो है ना आप, अच्छा यहाँ पे अंतर आ गया है जी। अच्छा एक सेकंड यहाँ पे जो है ना प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय में अंतर निम्नलिखित है। ये आपको लग रहा है कि लॉन्ग क्वेश्चन वाला जो है ना, एक सेकंड इसको आप परेशान ना होइए, इसका आंसर इस तरह थोड़ा होगा, ई वाला नीचे वाला उतना बड़ा थोड़े, यहाँ पर ई वाला नहीं होगा जी, आप परेशान मत होइएगा, कुछ अगर दिक्कत हो रहा है तो उसको हम सही कर, समझे ना, आप परेशान ना। चलिए यहाँ से ई वाला नहीं लिखना, ई वाला आपका जो है ना ई वाला अंतर वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन वाला में से हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए मेरे सर आपको बताए थे कि राष्ट्रीय आय की जो राष्ट्रीय आय को जो है ना जी देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल की प्राप्ति होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। तो मेरे शेर लिखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से जो है ना भाग देने पर जो है ना जो भागफल आपका प्राप्त होता है, भागफल प्राप्त होता है ना, उसी को मेरे शेर क्या बोलते हैं जी, हम लोग प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, पीसीआई, पेयर कैपिटा इनकम बोलते हैं। और याद रखिएगा भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, तो कहिएगा सर भारत के जो है ना गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो बिहार का। बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, तो पटना जिला का। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय जो है ना सबसे कम है, भाई सीहोर का। याद रखिएगा, समझना, वो भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऐसे में आप सभी ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो उसमें आपको मिलवे करता है, समझना। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आय को यानी राष्ट्रीय आय को जो है देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल की प्राप्ति होती है मेरे से हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है आपका राष्ट्रीय आय बटा में
कुल जनसंख्या, यानी देश की कुल जनसंख्या लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है जो निकालने का प्रति व्यक्ति आय, इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे से। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय के मापन या गणना में जो है ना आने वाली कठिनाइयों या होने वाली कठिनाइयों का जो है ना क्या करने जी वर्णन करिए। ये क्वेश्चन 2011 के सप्लीमेंट्री में और वहीं कंपार्टमेंटल में जी 2015 के सेकेंड सीटिंग और 2018 के फर्स्ट सीटिंग पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिएगा मेरे से। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित जो है ना कठिनाइयां होती है। पहला आपका आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, यानी डाटा को जो है एकत्रित करने में क्या होता है जी कठिनाई होता है। ये आपका पहला क्या है जी मेरे सेशन में आपका कठिनाई है राष्ट्रीय की गणना में। दोहरी गणना की संभावना होती है, दोहरा का जो है गणना की क्या रहती है जी संभावना बना रहता है। ये भी क्या है जी मेरे सेशन राष्ट्रीय की गणना का जो है मेरे सेशन कठिनाई है। मूल्य मापने में कठिनाई क्या होता है कि मूल्य मापने में जो है क्या होता है कठिनाई होता है। ये भी मेरे सेशन क्या है जी राष्ट्रीय आय की गणना में जो होने वाली कठिनाई, ये भी है आपका। 3 को लिख दीजिएगा। अब आगे देखिए मेरे से अगला आपका है और वो आपसे पूछा गया आपदा से आप क्या समझते हैं। आपको पढ़ा दिए हैं आपदा प्रबंधन मेरे सेशन, आपको जो है ना ऑलरेडी जो है ना आपदा प्रबंधन हम जो है ना आप सभी को पढ़ा चुके हैं। मेरे सिर ध्यान रखिएगा, वह भयंकर घटना जो अचानक घटित होती है, वह भयंकर घटना जो अचानक घटित होती है और जिससे जो है ना जिसे जान माल की जो है ना, जान माल की मतलब जो है ना जीव जंतुओं को जो है व्यापक क्षति होती है, व्यापक क्षति होती है, क्या कहलाती है मेरे सेशन आपदा कहलाती है। जैसे में आपका बाढ़, ये क्या है जी प्राकृतिक आपदा है। जो प्राकृतिक के द्वारा जो ना आपदाएं घटित होती है ना उसको हम लोग प्राकृतिक आपदा बोलेंगे। जैसे में बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, भूस्खलन हो गया, सब क्या है जी प्राकृतिक के द्वारा यहाँ पर घटित होता है। क्या होगा प्राकृतिक आपदा। तो आप सिंपल बात याद रखिएगा, वह भयंकर घटना जो अचानक घटना घटित होती है और जिससे जो ना जान माल की यानी जीवों की जो व्यापक क्षति होती है आपदा कहलाती है। जैसे में आपका बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन, आतंकवाद। आपको ये सर आतंकवाद क्या है, तो ये आतंकवाद जो है मेरे साथ क्या है जी मानव जनित आपदा है। आतंकवाद, नाभिकीय आपका विस्फोटक, आपका जो है ना आग, रेल तथा सड़क दुर्घटना, ये सभी क्या है मेरे से जो है ना ये जो है ना आपकी आपदा है। लेकिन कैसा आपदा है आपको जो है ना जो मानव के द्वारा घटित होगा मानव जनित आपदा होगा, और जो प्राकृतिक के द्वारा घटित होगा वो प्राकृतिक आपदा। सिंपल बात है, तो याद रखिएगा। ये भी आपके एग्जाम में कितना नंबर पूछा जाएगा कि 2 नंबर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अगले, ये देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है ना सुनामी जो आता है भाई ये कहाँ पे आता है जी समुद्र में आता है, समुद्र में आता है, याद रखिएगा। समुद्र में सुनामी आता है। बाढ़ आने से क्या होती है जी लोगों के घर डूब जाते हैं, फसल की भी नष्ट हो जाते हैं, बहुत सारे जीव जंतु उसमें मारे जाते हैं। भूकंप आने पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग का मकान गिर जाता है, बहुत सारे लोग का जो है ना जी पैर टूट जाता है, बहुत सारे लोग उसमें दबकर मर जाते हैं। भाई बाढ़ यहाँ पर जो है ना बाढ़ आता है तो क्या होता है फसल की बर्बादी होती है, और बारिश नहीं होगा तो भाई सुखाड़ होगा, सुखाड़ होगा तो फसल अच्छे से नहीं उपज पाएंगे। ये सब क्या है जी बाढ़ के यहाँ पे क्या होता है जी ये सब आपदाओं के कारण ये सब होता है, समझे। जितने भी ये दिख रहे हैं ये सब क्या होता है आपदा के कारण होता है। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर जो है ना मेरे शेर ये आपका कितना क्वेश्चन जी 16 जो क्वेश्चन था सब्जेक्टिव, ये तो आपको हम पढ़ा दिए मेरे सेशन। यहाँ अब आपको जो है ना डेली आपको जो है ना कितना क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव में हम पूछते हैं 10 क्वेश्चन पूछे। कितना क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। और लास्ट में आपको याद होना चाहिए कि एक लास्ट में हम आपको क्या पूछने वाले जी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना। तो आप उसको भी मेरे सेशन कमेंट बॉक्स में आप जो है ना आंसर बताइएगा। लेकिन उससे पहले मेरे सेशन आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। तो बाबू एक बार क्लास को मेरे सेशन आप लोग जो है ना फटाफट शेयर कर दीजिए। तो और शेयर नहीं किए तो जरूर शेयर कर दीजिए। और लाइक तो बिल्कुल मेरे सेशन जो है ना मत भूलिए, लाइक तो करना ही पड़ेगा मेरे सेशन, क्योंकि मेरे शेयर इसके लिए बहुत ही ज्यादा आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। इसके पीछे बहुत बड़ा मेरे सेशन जो है ना समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है ना रिसर्च करना पड़ता है जी। ऐसे नहीं मेरे सेशन कि कुछ लाकर यहाँ पे पढ़ा दीजिए, ऐसा नहीं। इसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे ना। तो मेरे सेशन क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट मेरे सेशन। आप चलिए आपका जो है ना 10 क्वेश्चन है उसको हम दिखाते हैं आपको। आइए मेरे शेर, यहाँ पे आपका टेस्ट हो रहा है, समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका मेरे शेर, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है मेरे शेर। तो याद रखिएगा वर्तमान समय में अभी में जो है ना वर्तमान में जो है ना नेपाल में जो है ना लोकतंत्र शासन व्यवस्था चल रहा है, लोकतंत्र। ऑप्शन क्या होगा जी ये होगा। पूरे ईमानदारी से आप क्वेश्चन का आंसर बताइए, लास्ट में आपको बताना कि आप कितना सही किए। तो लोकतंत्र हो जाएगा, नहीं ए ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, यानी बीजेपी की स्थापना कब हुआ था जी। तो याद रखिएगा 1980 ईस्वी में। कब हुआ था मेरे सेशन 1980 ईस्वी में, बी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे शेर, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का, मोदी जी के पार्टी का भैया कौन सा चुनाव चिन्ह है, कहिएगा सर कमल का फूल चाप। मेरे शेर क्या होगा जी बी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे शेर, अगला क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार जो है ना आपका गठन हुआ था। 1977 ईस्वी में जो है ना किसके नेतृत्व में जो है ना सरकार का जो है ना गठन हुआ था भैया। तो मेरा अर्जी देसाई के नेतृत्व में जो है ना मेरे शेर ने क्या बना था जी सरकार के जो है ना गठन हुआ था। ऑप्शन ही हो जाएगा जनता पार्टी का।
अगला क्वेश्चन है बाबू, हुआ है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे मेरे ससनिया वो कांसीराम थे। कौन थे मेरे ससनिया? कांसीराम। ऑप्शन क्या होगा मेरे ससनिया? बी हो जाएगा। क्लास को मेरे ससनिया फटाफट मेरे ससनिया एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो फटाफट एक बार लाइक भी कर दीजिए। बहुत ही जबरदस्त सेशन चल रहा है मेरे ससनिया, फटाफट मेरे ससनिया शेयर लाइक कर दीजिए तो फटाफट। अगला क्वेश्चन है बाबू, हुआ है बांग्लादेश जो है ना कब स्वतंत्र हुआ था, यानी बांग्लादेश कब आपका आजाद हुआ था मेरे से? तो आपका 1971 ईस्वी में आपका आजाद हुआ था। कब हुआ था मेरे ससनिया? 1971 में। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन जो है ना राष्ट्रीय दल नहीं है? तो याद रखिएगा मेरे शेर, इसमें जो है ना आपका भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय है, बहुजन समाजवादी पार्टी क्या जी आपका राष्ट्रीय दल है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो है मेरे क्षेत्र में वो आपका जो है ना राष्ट्रीय दल आपका जो है ना दल नहीं। ऑप्शन क्या होगा जी? डी हो जाएगा। डी हो जाएगा मेरे क्षेत्र में, डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ बाबू। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब जो है ना अंग्रिक किया, यानी कब जो है ना भाई भारत जो है ना आपका गणतंत्र बना था? तो भाई आपको पता था कि 26 जनवरी मेरे स्टेशन है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है ना भारत ने जो है ना संविधान को क्या किया था जी? स्वीकृत किया था। तो मेरे स्टेशन कब बन गया मेरे स्टेशन यहाँ पर जो है ना कब बन गया था जी? ये आपका गणतंत्र गणतांत्रिक देश कब बन गया जी? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ बाबू। अगला क्वेश्चन है लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? अरे भाई रामविलास पासवान जी के जिनके बेटा कौन है जी? चिराग पासवान। आप लोग बहुत यहाँ पे बहुत सारे लोग उनको पसंद करते हैं जी, यहाँ पर युवा के नेता हैं। तो याद रखिएगा उनके जो जनशक्ति लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है ना बांग्ला है। और तीर किनका है जी? कहिएगा तीर तो दल बदलू चाचा जी का, नीतीश चाचा जी का है। कि लालटेन क्या है जी? लालटेनवे जरी तो पता है ये है यहाँ पर लालू यादव जी। साइकिल कितना? अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की है भाई। तो भाई इसका सी ऑप्शन होगा बांग्ला। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है जी? बांग्ला छाप। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित जो है ना प्रदेश है? तो याद रखिएगा वर्तमान समय में जो है ना अभी जो है ना पूरे भारत में जो है ना कितना पूरा भारत में जो है ना 8 मेरे से केंद्र शासित जो है ना प्रदेश है। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे से लग रहा है कि 13 क्वेश्चन है जी। निम्नलिखित में कौन सा आपका केंद्र शासित जो है ना प्रदेश है? तो याद रखिएगा इसमें उत्तराखंड आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, केरल नहीं है, चंडीगढ़ मेरे क्षेत्र चंडीगढ़ जो है ना मेरे से क्या है जी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू वो पूछा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जी? तो याद रखिएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष और यहाँ पे आपके अटल बिहारी कौन थे जी? वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन क्या होगा मेरे शेष? डी ऑप्शन होगा। क्लास को मेरे शेयर नहीं और फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए मेरे शेष, लाइक नहीं किया मेरे शेष लाइक भी कर दीजिए। बहुत ही जबरदस्त मेरे शेष सेशन चल रहा है। अगला क्वेश्चन है मेरे शेर और वो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है जी। भारत में जो है ना राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? आपको बताए थे कि छात्र आंदोलन चल रहा था जी 1974 ईस्वी में। इस छात्र आंदोलन को दबाने के लिए इंदिरा गांधी जो है ना 1975 ईस्वी में क्या किए थे मेरे स्टेशन? वो जो किए थे कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दिए थे। तो क्या हो जाएगा मेरे स्टेशन? 1975 में जो है ना राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी भारत में। ऑप्शन क्या होगा मेरे शेर? बी होगा। अब मेरे शेर आप ये बताइए कि ये 13 नंबर में आप कितना नंबर आए? लेकिन मेरे शेर आपको याद रहना चाहिए कि लास्ट में क्वेश्चंस बोले हैं पूछने के लिए, उसको हम पूछेंगे, उसका आपको जवाब देना है। और मेरे से उतना आपका हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है और उतना आपका आसान भी नहीं है। बस मेरे से आप पढ़े हुए ऐसा नहीं करना पड़े, लेकिन मेरे से आप देखते हैं कि आप याद किए हैं कि भूल गए। एक बार फटाफट आप ये बता दीजिए मेरे शेर के कितना नंबर आप लाए और शेयर कर दीजिए जमकर मेरे शेर से, शेयर जरूर कर दीजिए मेरे शेर, समझना जी, शेयर कर दीजिए आप लोग तो। हाँ तो चलिए ये मेरे शेर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भी मेरे सेशन न्यू देख रहे हैं आप सभी को मेरे सेशन अगर क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप 10th रैंकर्स बैच में जुड़ जाइए। इसमें आपको लाइव क्लास मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। देखिए डाउट आपको नहीं रहता इसलिए डाउट क्लास नहीं चलता। आपको क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन पूरा मिल जाएगा 2011 से लेके 2023 तक मेरे सेशन है इसमें आपको मिल जाएगा। और साथ ही आपको 10 मॉडल सेट मिलेगा। गेस्ट क्वेश्चन जो मिलेगा मेरे सेशन आपके एग्जाम में लड़बे करेगा, इसकी 110% जो है गारंटी है। साथ ही चंपारण स्टॉपर एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आपके मन में कंफ्यूज होगा, आप कंफ्यूज होंगे कि सर पहले जो पढ़ाए थे क्या उसका पीडीएफ नोट्स मिलेगा? बिल्कुल मेरे से आपको पहले जो भी पढ़ाया गया सबका पीडीएफ नोट्स इसमें आपको मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपके सामने यहाँ पे 2 हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पर फोन करके आप इस बैच में जुड़ सकते हैं मेरे से और पूरे पीडीएफ नोट्स को प्राप्त करके प्रिंट आउट कराकर बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही में आपको भी पता होना चाहिए कि इसमें आपको 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मेरे सेशन क्या है जी फ्री में मिलता है।
मतलब इस बैच में जुड़ते हैं तो 2000 एमसीक्यूज ऑल सब्जेक्ट का आपको फ्री में मिलता है पीडीएफ फॉर्मेट में, उस VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब। तो आप मेरे सेशन इसमें जुड़कर अपना बेनिफिट यहाँ पे, आप यहाँ पे 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में आप तहलका मचा सकते हैं। कहिएगा सर आप लास्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछने वाले, फटाक से पूछ दीजिए। तो मेरे सर हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आज ही हम अभी आपसे पूछ रहे हैं, इसमें नहीं है, हम आपसे अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप तैयार हो जाइए, आप तैयार हो जाइए मेरे से, आप आंसर बताने के लिए, आप उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए जो है ना तैयार हो जाइए। बस आप तैयार हो जाइए मेरे शेर। चलिए क्वेश्चन है मेरे शेर यहाँ, संसाधन होते नहीं बनते हैं किनका कथन है। ध्यान रखिएगा, संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा था या किनका कथन है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और मेरे से लास्ट में ये क्वेश्चंस पूछते हैं आप सभी से, हमें यह पता करना रहता है कि आप कौन कौन जो है ना क्लास करते हैं। जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे हम समझेंगे वो क्लास करते हैं, जो ना करते हैं उन पर मेरे से भरोसा नहीं है। जो कमेंट करेंगे मेरे से वो लगेगा कि रियल में आपने पूरा क्लास पूरा जो है ना कंटिन्यू देखा है। तो आप सभी मेरे सेशन यहाँ कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। और बाकी मेरे सेशन आप लोग ये भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि ये जो क्लास आप सभी को मेरे सेशन हम दिए आप सभी को कैसा लगा। मेरे सेशन है डेली आप सभी को यह बेहतरीन सीरीज आपको मिलते रहेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, बस मेरे सेशन आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। और वो थोड़ी सा मेहनत आपको जो है आपको जो है मेरे सेशन मेहनत में मेरे सेशन जो है बहुत ही बड़ा बदलाव रहेगा, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है मेरे सेशन जो कि सीधे सीधा आपके एग्जाम में लड़ेगा तो लड़ेगा। तो चलिए मेरे सेशन आप फिर मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मेरे सेशन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी स्टडी को मेरे सेशन लगातार कंटिन्यू रखिए। मेहनत कीजिए मेरे सेशन, मेहनत से पीछे नहीं हटना। बस मेरे सेशन अब वो मेरे सेशन जो है ना मंजिल दूर नहीं है, बस उस मंजिल को मेरे सेशन हम लोग जो है बहुत ही जल्द जो है ना पाने वाले हैं। तो मेरे सेशन पूरे लगन के साथ आप मेरे सेशन अपने माता पिता के चेहरे की तरफ एक बार देखिएगा और अपनी स्टडी के मेरे से जरूर कीजिएगा। मेरे से क्यों मेरे सेशन इधर उधर की बातों पर ध्यान देते हो, आप अपने स्टडी पर ध्यान दीजिए, अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, यही आपका जीवन को बदल सकता है। पढ़ाई एक ऐसा मेरे सेशन हथियार है आपका, जो आप जीवन में जो है ना आपको वो सब कुछ दिला देगा जो आप सोचते हैं। तो पढ़ाई कीजिए मेरे सेशन, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे सेशन सभी लोग अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर नोट कीजिए और अच्छे तरीके से इसको याद कीजिए। आपको कोई भी दिक्कत हो मेरे सेशन तो आपके सामने आपके सर जी खड़े, हमेशा आपके लिए मेरे सेशन हमेशा हम अवेलेबल हैं। तो चलिए मेरे शेर, बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो क्लास था मेरे शेर आप सभी को कैसा लगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताइएगा। हम सबका कमेंट देखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखते, सबका कमेंट देखते हैं। तो ऑल द बेस्ट मेरे शेर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। आप सभी लोग पढ़िए अच्छे तरीके से, कोई भी दिक्कत आप सभी को नहीं होगा। और बहुत ऐसी चीज़ें जो कि आपके लिए स्पेशल किया जा रहा है वो बहुत ही जल्द आप सभी को पता चल जाएगा। बाय बाय मेरे शेर। तो पढ़ना अच्छे तरीके से, खा जितना मन कर उतना खाओ ना, लेकिन पढ़ो भी, पढ़ना है, बस सिंपल बात है।